नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए वर्षा अदलजा जी का उपन्यास मेरा भी एक घर होगा प्रथम अध्याय। एक भयंकर चीख सुनाई पड़ी। एकांत में गीत गुनगुनाते हुए बगीचे के छोटे छोटे फूल खिले पौधों को पानी सींच रहे लीना के हाथ एकाएक थम गए। गीत की कड़ी गले में ही अटक गई। स्तब्ध सी वे हाथों में पानी की झारी लिए खड़ी रह गई। फिर अचानक जैसे होश में आई, हाथों की झारी उसने झट से नीचे फेंक दी तथा बंगले तक जाने वाली पोर्च की सीढ़ियों एक साथ दो बार फलांगते हुए बरामदे पर पहुंच गई। झट से वह सुरेखा के कमरे की ओर दौड़ी और कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर से कड़ी लगा दी। एक दूसरी हाड़ कपा देने वाली चीख के साथ कमरे के भीतर से दरवाजे को लक्ष्य कर धमाके के साथ कोई चीज फेंकी गई। दरवाजा बुरी तरह कचमचा उठा। शून्य हृदय लीना बंगले से बाहर आई और पोर्च की सीढ़ियों पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पहियों के चरचर का स्वर उभरा। एक कांपता हुआ वृद्ध हाथ लीना के खुले बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। लीना की स्तब्ध स्थिरता भंग हो गई। उसने अपना चेहरा घुमाया। बाबूजी के दोनों हाथ उसने अपने हाथों में दबाकर गालों से भींच लिए। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों के पास ही कुछ कहने जैसा नहीं था। बंद दरवाजे के पीछे से रह रहकर उठता हुआ शोर शांत रात्रि की पीठ पर मानो कील सा चुभ रहा था। अनजाने ही लीना ने अपने हाथ बाबूजी के हाथों से अलग कर कानों पर रख लिए। हरिदास चुपचाप लीना के बालों को सहलाते रहे। दोनों में से किसी को भी पोर्च में बत्ती जलाने तक का भी ख्याल नहीं आया। पिता पुत्री दोनों ही अंधकार में निस्तब्ध बैठे रहे। रह रहकर उठती हुई चीख समूचे वातावरण में तैर रही थी। हरिदास निश्वास छोड़ते हुए कभी कभी निढाल से पलकें मूंद लेते थे। धीरे धीरे चीखें शांत होती गईं। तूफान गुजर जाने के बाद फैली हुई दमघोटू शांति, सब कुछ तहस नहस कर देने वाली तूफानी हवा मानो स्वर से भयभीत हो या अशक्त हो किन्हीं कोनों में दुबक कर बैठ गई थी। एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए लीना ने अपना चेहरा हल्के से दोनों हथेलियों से दबाया, मानो सारी जड़ता वह दूर फेंक देना चाहती हो, अपनी भी और वातावरण की भी। बाबूजी, उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। हरिदास ने उसे पुनः अपने करीब खींच लिया तथा माथे को हल्के हल्के हाथों से सहलाने लगे। फिर बिना लीना की ओर देखे हुए आर्द्र स्वर में बोले, लीना बेटे, अगर आज सांझ को तू रमीला की पार्टी में सुरेखा को अपने साथ ले गई होती तो तू तो समझती है ना क्या कहूँ तुझसे। और रमीला तेरी सहेली ही नहीं बहन जैसी भी है, उसे कुछ बुरा ना लगता। इन सब का नतीजा देखा तो नहीं है सब तूफान। हरिदास का हाथ झटके से अपने माथे से अलग करती हुई लीना चीख उठी, नहीं नहीं, कभी नहीं। आज से मैं सुरेखा के लिए कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ भी। सुरेखा सुरेखा सुरेखा, नहीं नहीं। बोलते बोलते लीना का गला अवरुद्ध हो उठा। बाबूजी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे? उसका स्वर सिसकियों में डूब चुका था। सिसकती हुई लीना का चेहरा हरिदास ने धीरे से अपनी ओर घुमाया और डबडबाए स्वर में बोले, शांत हो मेरे बच्चे, शांत हो। आई एम सॉरी। तू जरा सुरेखा के पास तो जाना कमरे में। बिना कोई उत्तर दिए लीना उठ खड़ी हुई। थोड़ी ही देर पहले स्वयं ही बंद किए गए कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। घड़ी भर सोचती रही, फिर उसने कड़ी खोल दी। देहरी पर ही सहसा ठिठक गई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। लीना की उदास अधीर दृष्टि कमरे की दाहिनी तरफ रखी हुई गोल टेबल पर गई। उसका मनपसंद फ्लावर पॉट उस पर नहीं था। सुरेखा रोज उसे ताजे फूल से सजाती थी। उस पर की गई नक्काशी ने उसे विशेष प्रभावित किया था और इस वक्त कमरे में वह चिंदी चिंदी होकर बिखरी तमाम चीजों में से जिसका कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। दरवाजा खुला रख चारों ओर नजर घुमाते हुए लीना ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे की आखिरी खिड़की के सीखचों में सिर भिड़ाए सुरेखा दोनों हथेलियों में मुंह छिपाए सिसक रही थी। लीना सुरेखा के करीब गई, धीरे से उसके कंधों पर हाथ रख दिया। फिर बिना कुछ बोले ही उसने हल्के हल्के उसकी पीठ पर हाथ फिराया। उसे धीमे धीमे ड्राइंग रूम में ले आई। सोफे पर पड़ी हुई एकाध चीजों को उसने उठाकर एक तरफ रख दिया तथा सुरेखा को सोफे पर लिटा दिया। एक मासूम बच्ची की तरह बिना किसी प्रतिकार के थकी सी शांत सुरेखा पड़ी रही। उसने लीना का हाथ कसकर पकड़ रखा था
थोड़े ही समय में वह सो गई। सोफे के सामने पड़े स्टूल पर बैठी लीना सुरेखा को देख रही थी। पंखे की हल्की हवा में उसके सुनहरे बाल उड़ रहे थे। सुंदर सुघड़ देह दृष्टि, पनियारी आंखें। लीना के मन को एक धक्का सा लगा। वह तुरंत उसके सामने से उठकर बाहर चली आई और अशक्त सी वह पुनः सीढ़ियों पर बैठ गई। इस तरह के दृश्यों से वह अपरिचित नहीं थी। इन सब की तो अब उसे आदत पड़ गई थी, किंतु आज पता नहीं क्यों मन में रह रहकर एक चोट सी महसूस कर रही थी। कितने साल हो गए इस बात को। कितने सालों से वह इस तरह कमरे की अस्त व्यस्तता सहेजती आई है। शायद 5 वर्षों से या 15 वर्ष, कौन जाने। उसे अक्सर महसूस होता जैसे समय के इस दाव को उसके कंधों पर टिका कर उस अनंत यात्रा पर छोड़ दिया गया है जो शायद कभी खत्म ना होगी। उसका मन टूटी हुई माला के बिखरे मोतियों की तरह भूतकाल के प्रांगण में छितरा गया। स्मृतियां। सुरेखा उससे 3 वर्ष छोटी थी, मासूम, नाजुक, छोटे कद की, जबकि लीना लंबी, समझदार तथा चुस्त। बाहर का कोई भी काम करना हो तो लक्ष्मी बहन लीना को ही दौड़ाती। खेलते खेलते अगर किसी के साथ सुरेखा की झड़प हो जाती तो वह तुरंत आकर लीना से उसकी शिकायत करती। माँ से नहीं। फ्रॉक पर इस्त्री करनी है या किताब पर कवर चढ़ाना हो, माथा दबाना हो या सोने से पहले पीठ सहलानी हो तो सुरेखा बस दीदी दीदी की पुकार लगाए रखती। लीना पढ़ने में अत्यंत कुशार्ग बुद्धि थी। स्कूल में प्रिंसिपल तक उसका मान करते। वह तब मैट्रिक में पढ़ती थी। गणित का पीरियड था। वह सवाल हल करने में मशगूल थी कि इतने में ही सुरेखा की कक्षा से एक लड़की उसे बुलाने आई। लीना उत्सुकता से भरी जब उसकी कक्षा में पहुंची तो उसने पाया सुरेखा बेहोश पड़ी है। घर में भी उसे 3-4 बार इस तरह का दौरा पड़ चुका था, किंतु बाबूजी ने तथा माँ ने लीना को दूसरे कमरे में भेज दिया था। बाद में उसे घर की नौकरानी केसर ने बताया था कि बाबूजी डॉक्टर को लेकर आए। तब भी सुरेखा को होश काफी देर बाद आया था, किंतु ऐसी स्थिति से उसका पाला प्रत्यक्ष कभी पड़ा ही नहीं था। टेबल का कोना पकड़े लीना स्तंभ सी खड़ी रह गई। सुरेखा के क्लास टीचर ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए कई प्रश्न लीना से पूछे, लेकिन लीना को तो कुछ मालूम ही नहीं था। एक अजीब भय से जड़ हुई वह सारी भागदौड़ देखती रही। स्कूल का चपरासी तुरंत बाबूजी को बुलाने गया। डॉक्टर भी तब तक आ गया था। काफी समय बाद जब लीना बाबूजी के साथ सुरेखा को लेकर घर लौटी थी, तब तक भी वह उस अचानक घटित घटना के आघात से मुक्त नहीं हो सकी थी। फिर तो माँ तथा बाबूजी चाह कर भी यह सब उससे छिपा नहीं सके, ना छिपा रह सकता था। इस दौरे का अटैक कब कहाँ होगा इसका पता नहीं रहता, घर में, बाहर या स्कूल में। एक बार सुरेखा हट करके मेले में चली गई और वहां भी उसे इस दौरे का अटैक हुआ। चलते चलते अचानक गिर पड़ने से उसका माथा फूट गया। सारे कपड़े खून से भीग गए। किसी तरह उस दिन उसे घर लाया गया। बस उस दिन से माँ ने निश्चय कर लिया कि अब सुरेखा का स्कूल जाना बंद। पता नहीं किस समय क्या घट जाए। उस रात लीना को नींद नहीं आई थी। सुबह जो प्रश्न उत्तर उसने याद करने के लिए सोचे थे उन्हें अभी ही कर लेने के इरादे से वह उठ बैठी। उसने टेबल लैंप जलाया तथा पढ़ने बैठ गई। इतनी बीती रात को भी घर में शांति के बदले बातचीत करने की आवाज आ रही थी। ड्राइंग रूम में माँ तथा बाबूजी अभी तक जाग रहे थे तथा धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। उस वक्त लीना इस बात से अनभिज्ञ थी कि इन दोनों की यही बातचीत एक दिन उसके जीवन के समग्र अस्तित्व को अजगर की भांति भीतर ही भीतर लील लेगी, उसे हमेशा के लिए मौन कर देगी। निरुपाय, निसहाय माँ बाबूजी से कह रही थी। अच्छी विडंबना है। पढ़ाई से तो सुरेखा को अलग कर दिया, पर लड़की की जात बिना पढ़े भी तो गुजारा नहीं, तो फिर क्या करे। बाबूजी का स्वर परेशानी से भरा था। लक्ष्मी, तू तो अपनी स्थिति जानती है। लोन लेकर यह छोटा सा बंगला बनवाया है रहने के लिए। लीना भी इस वर्ष मैट्रिक में है। पढ़ने में वह रतन है, रतन। मैट्रिक में वह अवश्य फर्स्ट क्लास लाएगी। फिर आगे उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की है। साइंस साइड लेने पर खर्च भी तो बहुत होगा। इस पर अगर हम सुरेखा का घर पर पढ़ाएंगे तो खर्च किस तरह पूरा होगा, तू ही बता ना लक्ष्मी। इन सारी स्थितियों से तो अनजान थोड़े ही है। अरे तुम लीना की चिंता क्यों करते हो? वह तो होशियार लड़की है, जहाँ भी जाएगी अपने लिए जगह बना लेगी। किंतु सुरेखा, कैसी बात करती हो लक्ष्मी। हमारे लिए तो दोनों बच्चियां एक ही जैसी हैं। बाबूजी की यही कई बातें चुप गई थी। मैं तो कुछ भी नहीं समझती। ऐसा ही लगता है ना आपको? आपकी बात सच ही है,
परंतु लीना की अपेक्षा सुरेखा नाजुक है, सीधी सादी है और तिस पर यह विकराल रोग। बाबूजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु वह उनकी ऐसे समय की आदत जानती है। वे धीरे धीरे सिर हिला रहे होंगे। उसने अपने कमरे में ही बैठे बैठे उसकी कल्पना कर ली। नहीं, तुम्हारा इस तरह से बस हुंकारी भर देने से काम नहीं चलेगा। सुरेखा के विषय में तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, चिंता करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बेचारी का भविष्य अंधकारमय हो उठेगा। माँ ने बातचीत का निचोड़ बाबूजी के समक्ष रख दिया। बगल के कमरे में यह सब सुन रही लीना का मन अपनी छोटी बीमार बहन के प्रति अनुकंपा से भर उठा था। दूसरे दिन जब शाम को वह स्कूल से लौटी तो उसने पाया बाबूजी ड्राइंग रूम में बैठे किसी सज्जन से बातें कर रहे थे। सामने की कुर्सी पर बैठी सुरेखा ध्यान मग्न हो उनकी बातचीत सुन रही थी। स्कूल का बैग टेबल पर रखते रखते लीना ने उन लोगों की कुछ बातचीत सुन ली थी। ये सज्जन सुरेखा के शिक्षक थे, तनख्वाह केवल 40 रुपये। बाप रे! लीना का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। और उस रात खाना खाते खाते लीना ने बाबूजी से 50 रुपये मांगे। लाड़ से वह बोली, बाबूजी कल जरूर दे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। किस लिए? रोटी परसती हुई माँ का हाथ क्षण भर को थम गया। हाथ का कौर रोक कर उत्साह से भर लीना बोली, मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए एक खास वर्ग खुला है जिसमें मुझे एडमिशन लेना है, उसी की फीस। और बाबूजी बस रोज शाम को 1 घंटा ज़्यादा देना होगा, यहाँ से नज़दीक भी बहुत है। फिर तो मेरा फर्स्ट क्लास श्योर है। क्या इनाम देंगे आप तब? हरिदास ने जल्दी से पानी पिया, खखाड़ते हुए बोले, बेटा लीना, किंतु आगे कुछ बोल ना सके। चुपचाप दूसरा कौर तोड़कर मुंह में भर लिया। किंतु बाबूजी आज तो मैंने स्मिता के साथ अपना नाम भी वहाँ लिखा दिया और उन लोगों ने कहा पैसा कल भी भर दोगी तो चलेगा। लीना, मेरे पास अब बिल्कुल इन रुपयों की गुंजाइश नहीं है। और थाली में हाथ धोकर हरिदास तुरंत उठ गए। माँ मुंह नीचा किए चुपचाप खाना खाती रही। लीना ने अपने मुंह का कौर जैसे तैसे गले से नीचे उतारा। कई बार जब वह रात को किताबें खोलकर पढ़ने बैठती तो माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती, लीना बेटी जाकर नाके वाली दवाइयों की दुकान पर से डॉक्टर को फ़ोन तो कर। और लीना किताब बंद कर तुरंत दुकान पर फ़ोन करने दौड़ती। ऐसे ही कई सुबह जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती तो माँ को माथा पकड़े हुए पट्टे पर बैठा देखती और चिंतित हो पूछ पड़ती, क्यों माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुरेखा की तबीयत रात में बिगड़ गई थी। सारी रात जागती भी थी, इसलिए माथा दुख रहा है, किंतु बैठे भी तो गुजारा नहीं, कितना काम पड़ा है। लीना कहती, रहने दो माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? कहीं तुम बीमार पड़ गई तो सारा घर अस्त व्यस्त हो उठेगा। मैं झटपट काम कर लेती हूँ, 2 पीरियड ही छोड़ दूंगी, चाहिए आराम कीजिए जाकर। ऐसे ही साल गुजर गया। मैट्रिक की परीक्षा आई और चली गई। लीना ने जैसे मार्क्स चाहे थे नहीं पा सकी। वह 2nd क्लास में पास हुई थी। कॉलेज में साइंस साइड में एडमिशन मिलने की संभावना समाप्त हो चुकी थी। उतरे हुए मुंह से वह घर पहुंची तो उसने पाया खुरपी लिए हरिदास गुलाब की क्यारी की टूटी हुई ईंटें खोदकर उन्हें फिर से जमीन में करीने से लगा रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुन उन्होंने बिना सिर उठाई काम करते करते धीरे से पूछा, आ गई लीना बिटिया? हताशा भरे स्वर में लीना ने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, मुझे आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। अरे राम, मेरी आंखों में पता नहीं क्या पड़ गया। हरिदास हाथ की खुरपी एक तरफ फेंक एक हाथ से आंख दबाए उठ खड़े हुए तथा बिना लीना की ओर देखे आंखें चुराते बगल की सीढ़ियां चढ़ गए। अस्त व्यस्त चीजों के बिखराव को शून्य दृष्टि से देखती हुई लीना को इतने वर्षों बाद भी वह दृश्य ज्यों का त्यों याद है। धीमे धीमे स्वर से कहे वे शब्द उसके जीवन की प्राणवायु बनकर रह गए। बाबू की गमगीन दृष्टि, उस रात माँ के वे शब्द, वह ना होकर मानो स्मृतियों में बदल गई, जिंदा स्मृतियों में, जिसके आगे वह ना कुछ सोच सकती है ना जी सकती है। असहाय लीना। उस रोज वह अपनी कक्षा के साथ पिकनिक पर जाने वाली थी। बड़े चाव से वह सारी तैयारियां करती रही। वैसे हर साल स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों को पर्यटन के लिए ले जाया जाता था और लीना हमेशा किसी न किसी अड़चन की वजह से रह जाती थी, कभी रुपए पैसों की तो कभी काम वाम आदि। लेकिन अब की जो पिकनिक जा रही थी वह यही अपने गांव के भीतर बनाए गए नए बगीचे में। वह अत्यंत खुश थी। सुबह उठकर वह जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, बिना किसी शोर शराबे के, क्योंकि उसे डर था कहीं सुरेखा उठ गई तो, और हुआ वही जिसका उसे भय था।
इतनी सावधानी के बावजूद सुरेखा उठ गई, उसके साथ जाने की जिद करने लगी। उन लोगों को पहले से ही हिदायत दी थी कि किसी भी बाहरी बच्चे को पिकनिक में शामिल नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास के ही विद्यार्थी। उसे कितना समझाया, पुचकारा, लालच दिया, किंतु सुरेखा ने एक न सुनी। अंत में रोते रोते बेहोश हो गई। डॉक्टरों की भागदौड़, बाबूजी की उदास निगाहें, माँ का आंसू भीगा चेहरा, सब कुछ देखती रही, झेलती रही लीना। कमरे के एक कोने में निर्जीव बुत सी खड़ी रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे उससे कोई गुनाह हो गया है। फिर वह कभी पिकनिक पर नहीं गई। स्कूल से घर, घर से सीधे स्कूल। उसे लगता था किसी ने उसे धक्का मारकर एक ऐसे घर में बंद कर दिया था जिसमें न खिड़की है, न दरवाजे और न रोशनदान। किंतु जैसे ही उसे फूल सा कोमल, निर्दोष सुरेखा का चेहरा याद आता, वह अपना क्षणिक दुख भूल जाती। बेचारी सुरेखा। और आज उसे लगता है घर की दीवारें सिमटती जा रही हैं, छत धसी चली जा रही है और एक भयानक सन्नाटा गहराता जा रहा है जो शायद अब उसे महसूस हो रहा था। हर बार पैदा कर दी गई अस्त व्यस्तता को सहेज सकने की शक्ति उसमें खत्म हो चुकी है। धीमे से उठकर वह बाहर वाले कमरे में आई। सामने सोफे पर सुरेखा बेखबर सो रही थी, जिसे कुछ समय पूर्व उसने खुद ही यहाँ लाकर लिटाया था। अस्त व्यस्त कपड़ों में भी वह कितनी मोहक लग रही थी। उस पर से दृष्टि हटाकर वह सोफे के सामने पड़े स्टूल पर बैठ गई। उसकी गोद में वह साड़ी पड़ी थी जो आज रात वह रमीला की पार्टी में पहनने वाली थी। सुंदर रेशमी साड़ी। सुरेखा ने गुस्से में आकर उस पर स्याही की बोतल फेंक दी थी। जगह जगह उभर आए स्याही के दाग, जैसे सुंदर शरीर पर कोड़ के दाग उभर आए थे। इस वक्त रमीला के यहाँ काफी गहमा गहमी होगी, हंसी मजाक में सब मशगूल होंगे और वह इस सूने बंगले में अकेली बैठी है, एकदम अकेली। दूर कहीं से आती हुई झिंगुरों की आवाज हवा में तैर रही है, जो स्नेह स्नेह उसे तीव्र होती सी महसूस हो रही है। दोनों हाथों में साड़ी पकड़े हुए सोती हुई सुरेखा को वह स्थिर दृष्टि से देखती रही। यही सुरेखा जिसे वह वर्षों से प्यार करती आई है या नफरत, आज तक वह निश्चित नहीं कर सकी। किंतु आज उसे लग रहा है वह सुरेखा से सिर्फ नफरत करती आई है, सिर्फ नफरत। पर हे प्रभु, मैं क्या करूं। दोनों हाथों में दबी हुई साड़ी में चेहरा छिपाकर वह बुरी तरह रो पड़ी। काफी समय पश्चात नीला जब स्टूल पर से उठी तो गहरा अंधेरा फैल चुका था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में आकर पड़ी रही। अशक्त शरीर तथा अन्य मनसक हृदय लिए वह पलंग पर करवटें बदलती रही। आज मन अत्यंत बेचैन हो रहा था। अंतर में स्मृतियों का झंझावात, सब कुछ अशांत, असहनीय सा। मैट्रिक में अपेक्षित मार्क्स ना मिलने की वजह से उसे आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ा था, किंतु उसमें भी पढ़ना उसे नसीब नहीं था। अंत में कॉलेज के प्रांगण को आखिरी प्रणाम कर उसने पढ़ना छोड़ दिया। बाहरी जगत से उसका एकमात्र नाता भी टूट गया। लीना का मन टूटी हुई विचार श्रृंखला को पिरोने लगा। कॉलेज छोड़े हुए भी तो कितने साल व्यतीत हो गए। वह 29 वर्ष की हो रही है। समय कितनी क्रूरता से पंख फड़फड़ाता हुआ उससे दूर, बहुत दूर ऊंचे आसमान में विलीन हो गया था और वह विस्मित सी बाएं फैलाए अकेली खड़ी रह गई या छोड़ दी गई। ना उसका कोई मित्र था, ना बस किसी प्रगाढ़ परिचय से जुड़ी थी। वह तो आसमान के उस छोटे से टुकड़े से, जो उसके कमरे की इकलौती खिड़की से हमेशा अलग अलग रंगों के साथ दिखता था, जो उसका बहुत अपना सा बन गया था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। कभी कभी वह यह कसक जरूर उसे दुखाती रहती कि वह डॉक्टर नहीं बन सकेगी, किंतु सुरेखा का चेहरा याद आते ही वह अपना दुख भूल जाती। सुरेखा का खूबसूरत चेहरा उसकी मजबूरी बन चुका था और स्वयं से उसे शायद कुछ भी याद करने का हक छिन गया था। गुस्से से सुरेखा का दिमाग फटने लगता। वह उत्तेजित हो तोड़ फोड़ शुरू कर देती या अचानक बेहोश होकर गिर जाती। तब लीना सब कुछ भूलकर उसके पीछे मशीन की तरह भागदौड़ करने लगती। उसके बाद 2-3 दिन तक सुरेखा अशक्त सी बिस्तर पर पड़ी रहती और उस समय वह उसे मजेदार बातें सुनाती या चटपटे चुटकुले सुनाकर हंसाने का प्रयत्न करती। सुरेखा को मास्टर जी घर में पढ़ाने आते थे। वे जो भी होमवर्क दे जाते उसे पूरा करने में भी वह इसकी मदद करती। एक दिन बाबूजी उसे किसी तरह बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाने लगे। माँ भी साथ जा रही थी। लीना भी हट करके उन लोगों के साथ गई। 1 घंटे तक डॉक्टर साहब सुरेखा का परीक्षण करते रहे। तमाम सवाल जवाब किए गए। अंत में उन्होंने जांच का परिणाम बताया।
शारीरिक दृष्टि से सुरेखा बिल्कुल स्वस्थ लड़की है और शारीरिक विकास भी ठीक है। हताश हो सब लौट आए। डॉक्टर ने भले ही कह दिया था कि उसे कोई विकार नहीं, किंतु सभी निश्चित थे कि सुरेखा में कुछ असामान्य अवश्य है, जो सामान्य लड़कियों में नहीं होता। लीना मैट्रिक में पास हुई थी, उस समय की घटना है। माँ ने कुछ स्नेहित जनों तथा मित्रों को भोजन पर आमंत्रित किया था। लीना तथा माँ रसोई में बैठे कुछ बना रहे थे। अचानक किसी जरूरतवश माँ ने सुरेखा को आवाज दी, किंतु सुरेखा ना आई। माँ बार बार पुकारती रही, फिर भी उसने कोई जवाब न दिया। चिढ़कर लीना उठी और गुस्से में भरकर सीधे कमरे में पहुंची। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? माँ कब से बुला रही है। तो क्या हुआ? सुरेखा का उपेक्षित उत्तर सुनकर लीना उत्तेजित हो उठी। तो क्या हो गया? तू कहीं की लाट साहब है क्या? आराम से बैठी है, चल उठ, काम है। हाँ लाट साहब हूँ, भागो यहाँ से। नहीं आऊंगी, जाओ। गुस्से से झन्नाती सुरेखा उसकी ओर झपटी। दोनों एक दूसरे से गुद गईं। उनकी ऊंची आवाज सुनकर माँ तथा बाबूजी दौड़े दौड़े आए तो देखा दोनों एक दूसरे से भिड़ी हुई एक दूसरे को नीचे गिराने की चेष्टा कर रही हैं। नहीं जाऊंगी, ना आऊंगी, नहीं आऊंगी। जा, तू कौन होती है मुझे कहने वाली? चीखती हुई सुरेखा ने एक हाथ छुड़ाकर नीना के गाल पर एक जोर से तमाचा जड़ दिया। देखकर सब स्तब्ध रह गए। आज की यह सुरेखा एकदम अलग थी। अभी वह खूंखार लाल आंखें निकाले लीना को घूर रही थी। उसका शरीर क्रोध से थरथरा रहा था। माँ लीना को अपने नजदीक खींच लेने के लिए उसकी ओर लपकी, किंतु इससे पहले ही वह अपना चेहरा दोनों हथेली में छिपाकर बाहर चली गई। माँ के बहुत समझाने के बावजूद उस दिन लीना ने अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, न खाना खाया। खुशी का वह प्रसंग उदासी में बदल गया। लीना गुमसुम औंधे मुंह पलंग पर पड़ी रही। उसने सोच लिया था आज से वह सुरेखा के साथ बिल्कुल नहीं बोलेगी। तभी उसी क्षण उसने अपने माथे पर किन्हीं मुलायम हाथों का स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत उस हाथ को पकड़ लिया। सामने पलटी तो सुरेखा थी। दोनों हथेलियों के बीच चेहरा छिपाकर बुरी तरह फफक पड़ी। सॉरी दीदी, सॉरी, पता नहीं कैसे मेरा हाथ आप पर उठ गया। यह मुझ पर कैसी अमानुषिकता सवार हो जाती है। मैंने ऐसे क्यों किया दीदी? क्या किया? मुझे माफ कर दो दीदी। लीना की छाती पे सिर छिपा वह जोरों से रो पड़ी। लीना की आंखें भीग गई। दूसरे दिन बाबूजी ऑफिस से कुछ जल्दी ही आ गए थे तथा माँ के साथ अस्पष्ट स्वर में कुछ बातचीत कर रहे थे। बाबूजी से सारी बातें जान लेने के लिए लीना अत्यंत अधीर हो उठी। उस रात जैसे ही सुरेखा अपने कमरे में गई, वह तुरंत बाबूजी के पास पहुंची। बाबूजी ने सारी बातें बताई। वे सुरेखा को किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाने ले जा रहे थे। 3 दिन बाद माँ, बाबूजी तथा वह पॉलिश से चमचमाती कुर्सियों पर बैठे थे। सामने टेबल पर सुरेखा की रिपोर्ट पड़ी थी और डॉक्टर अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कह रहे थे, हाँ, आप लोगों की यह बात सच है कि सुरेखा शारीरिक दृष्टि से एक तंदुरुस्त लड़की है, लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार है। माँ अपनी छूटती हुई रुलाई को भीतर ही भीतर दबा शांतचित हो डॉक्टर की बातें सुनने का प्रयत्न कर रही थी। बाबूजी ऊपर से स्वस्थ दिखने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु उनकी वेदनापूर्ण दृष्टि लीना से छिपी न रह सकी। बाबूजी की इस दृष्टि से वह खूब परिचित थी। आप अगर इस बीमारी का नाम जानना चाहते हैं तो इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सुरेखा का वह उत्तेजित व्यवहार या बेहोश हो जाना इसी का एक रूप है। इस रोग की मात्रा समय अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इस रोग से पीड़ित रोगियों को संपूर्ण मानव जाति पर अविश्वास होता है। कुछ लोग तो इतने हिंसक बन जाते हैं कि उनको परिवार में रखना संभव ही नहीं होता। आप लोगों को तो ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि आपकी लड़की की अवस्था अभी काफी अच्छी है। किंतु डॉक्टर साहब, हम लोग क्या करें? माँ से अपनी रुलाई रोकी न जा सकी। वे फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर ने अत्यंत स्नेह से बाबूजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी, आपके जैसे स्नेही माँ बाप से मुझे बस इतना ही कहना है। इस रोग की कोई दवा नहीं। आप अपने घर में प्रेममय वातावरण बनाकर रखिए और जहाँ तक हो सकता है सुरेखा की सारी इच्छाएं पूरी कीजिए। उसे बिल्कुल क्रोध मत दिलाइए। हो सकता है इन सब बातों से सुरेखा एकदम ठीक हो जाए। और तब से डॉक्टर के वे शब्द वेद वाक्य की तरह पाले जाने लगे। स्नेह स्नेह सुरेखा ने यौवन की देहरी पर कदम रखा। उसका रूप खिले गुलाब सा महक उठा। धीरे धीरे उसकी बीमारी का स्वरूप भी बदलता गया। बेचारी बीमार लड़की जैसे विशेषणों के साथ उसे हमेशा लोगों का स्नेह ही मिलता था। उसकी सारी इच्छाओं का विशेष ध्यान रखा जाता था और बाकी लोगों को अपनी इच्छाएं दबा लेनी पड़ती थी। यह समझौता माँ तथा बाबूजी ने बिल्कुल अंधे मन से स्वीकार कर लिया। जहाँ किसी के भी विषय में सोचने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, शायद लीना के लिए भी नहीं, और वह भी उस समझौते की
कड़ी बनकर रह गई थी। सुरेखा की इच्छा अगर पूरी ना हुई या इच्छित वस्तु ना प्राप्त होती तो वह मानसिक आघात से उत्तेजित हो उठती और उसी उत्तेजना में वह चीखें मार मार कर बेहोश हो जाती। डॉक्टर की बात सच थी। सुरेखा को अब बचपन की तरह दौरे तो नहीं पड़ते थे, अतः माँ तथा बाबूजी उसका विशेष ध्यान रखते, उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की चेष्टा करते। लगता शायद डॉक्टर के शब्द किसी दिन सही हो जाए और सुरेखा एकदम ठीक हो जाए। सुरेखा को माँ तथा बाबूजी पुनः एक बार डॉक्टर के पास दिखाने ले गए थे। सुरेखा की प्रगति देखकर डॉक्टर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। 1-2 साल बस इसी तरह ध्यान रखिए, सुरेखा सामान्य युवतियों में से एक होगी। फिर भी एक बात हमेशा खटकती, सुरेखा को हमेशा अपेक्षित बर्ताव की आदत भी पड़ गई। उसकी छोटी सी इच्छा या विचार परिवार के लिए सर्वोपरि बन गया। इस प्रकार का प्रतिकार होने पर वह क्रोध से उत्तेजित हो जाती, तूफान बरपा देती और ऐसे में हंसता खेलता परिवार पुनः उदासी में डूब जाता। माँ कहती, लीना मत जा तू कॉलेज के कार्यक्रम में, नहीं तो सुरेखा भी हट करेगी। लीना यह किताब दे देना सुरेखा को, वह तुझसे छोटी है ना, इतना नहीं समझती। देखिए सुरेखा के लिए फ्रॉक का कपड़ा उसके गोरे रंग पे खूब खिलेगा, सुरेखा को दे दो, सुरेखा के लिए मत जा, सुरेखा सुरेखा सुरेखा। बिना किसी पूर्व सूचना के बरामदे से होती हुई हवा जैसे धीमे धीमे उसके कमरे में घुस आती है, वैसे ही सुरेखा के लिए उसके मन में वितृष्णा का भाव अनजाने ही पनपता जा रहा था। ऐसे विचारों से वह अक्सर चौंक उठती, उन्हें अपने भीतर से निकालकर फेंक देने का प्रयत्न करती, किंतु निष्फल। विषवेल की तरह वह पनपता ही जा रहा था। लीना को महसूस होता सुरेखा नाम की धुरी पर घर तीव्र गति से गोल गोल घूम रहा है। उसे चक्कर आ जाता, उसे लगता वह चीख चीख कर सारे घर से कह दे, नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं सुरेखा के नाम पर ये ज्यादतियां सहन नहीं कर सकती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो अपने ढंग से जिंदगी जीने का हक है। लेकिन फिर माँ तथा बाबूजी की याचना भरी दृष्टि उसके समक्ष उभर आती और लीना। माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह दी थी। कॉलेज की परीक्षा, माँ की बीमारी, घर का कामकाज, सुरेखा की देखरेख, लीना को लगता उसे एक मोटे खंभे से कसकर बांध दिया गया और नियति के क्रूर हाथ जब भी जी चाहे उस पर कोड़े चलाते रहते हैं। वह निरुपाय, ना अपने को बचा ही सकती है, ना सहन करना चाहती है। लेकिन सब कुछ, जिस रात माँ की मृत्यु हुई, कितनी शांत और भयानक रात थी वह। पूरा घर स्तब्ध सा हो रहा था। काफी रात बीत गई थी। सभी धड़कते हृदय से माँ के बिस्तर के पास जागते हुए बैठे थे। हांफते से स्वर में माँ ने कर्राते हुए लीना को अपने समीप बुलाया और उसका हाथ अपने निर्जीव से हाथों में लेकर कहा, लीना मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, तुझे कोई सुख नहीं दिया, किंतु तू तो मुझे समझ सकती है बेटा, तू भी तो स्त्री है ना। इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं था, पर आज इस अंतिम समय मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे विश्वास है यह घर तेरे मजबूत कंधों के सहारे जिंदा रहेगा। मैं शांति से जा रही हूँ। लीना को लगा माँ के पार्थिव शरीर को वह झकझोर कर चीख पड़े, नहीं माँ नहीं, मुझसे नहीं होगा यह सब, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकूंगी माँ, मेरे कंधे देखो माँ कितने छोटे हैं, कितने छोटे। किंतु उसकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। वह कुछ भी ना कह सकी, बस फटी फटी आंखों से माँ का निर्जीव शरीर ताकती रही। कई दिनों तक लोगों की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, कितनी हिम्मती लड़की है, लड़की मिले तो भाई ऐसे, ईश्वर ने लक्ष्मी बहन को लड़की के रूप में लड़का दिया है, कितनी भाग्यशाली थी वे। सुरेखा बिना खाए पिए पूरा दिन उदास सी घर में घूमती रहती या कभी कमरा बंद किए पड़ी रहती। अक्सर वह माँ की फोटो के समक्ष बैठी घंटों रोती रहती। लीना चुपचाप घर का काम करती रहती, केसर को रसोई में मदद करती, फिर कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती, ना कहीं आना ना कहीं जाना, जाने के लिए टाइम भी तो नहीं मिलता था। रात को थककर जब वह बिस्तर पर पड़ती तो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाती। कमरे में अंधेरा करके वह काले आसमान को उस खिड़की से ताकती रहती, जो इस अकेलेपन में ही उसका एकमात्र सहारा थी। हरिदास पोर्च में काफी रात गए तक बैठे रहते। कभी कभी लीना भी उनके साथ सीढ़ियों पर बैठी रहती। पूरे समय वे बिना बोले एक दूसरे के आसपास बैठे रहते, मानो कि शब्द चुक गए हो, कहने के लिए पास में कुछ भी ना हो। एक स्थिर उदासी ने सारे घर को डस लिया था, सिर्फ एक आदमी के ना रहने से।
किंतु एक दिन अचानक घर की बची कुची जिंदगी भी टुकड़ों में बट गई। लगता था उन्हें अकेला, नितांत अकेला छोड़ देने का निश्चय कर लिया था नियति ने, या कोई षड्यंत्र। अचानक हरिदास पर पक्षाघात का हमला हुआ। शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हो गया। मां की मृत्यु के तुरंत बाद ही बाबूजी की यह बीमारी सुरेखा दुख से भीतर ही भीतर गलने सी लगी। बाबूजी के बिस्तर के करीब वह उनका हाथ पकड़े बैठी रहती और कोई भी काम वह नहीं कर पाती थी। बाबूजी की संपूर्ण देखभाल, मालिश की व्यवस्था, डॉक्टर के पास भाग दौड़ तथा घर का भी ध्यान। लीना को कुछ भी सोचने या महसूस करने का भी मौका कहाँ मिलता था। एक यंत्र की तरह बस चलते ही रहना। बाबूजी अब काफी स्वस्थ हो गए थे। व्हीलचेयर के सहारे वे घर में यहाँ वहाँ टहलते रहते। एक रात हमेशा की तरह खाना हो जाने के पश्चात लीना बाबूजी को व्हीलचेयर पोर्च में ले आई। बाबूजी, आज मैं आपके पास नहीं बैठूंगी। अच्छा, थोड़ा पढ़ना है, एक निबंध भी तैयार करना है। 2 दिन से बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा, कहकर लीना जाने के लिए मुड़ी। लीना, लीना बेटा, थोड़ी देर बैठना मेरे पास। मुझे तुझसे कुछ काम है, बैठ तो। हरिदास का कांपता स्वर सुनकर लीना सहसा ठिठक गई। उनके नजदीक आकर चिंता से बोली, जरूर बैठूंगी बाबूजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। आज मैं आपके करीब ही बिस्तर बिछाऊंगी, जरा सा भी कुछ लगे तो मुझे उठा लीजिएगा। निबंध मैं सुबह जल्दी उठकर लिख लूंगी। करीब आई हुई लीना का हाथ उन्होंने खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया। लीना चौंक उठी। उसने अपने हाथ पर कुछ गर्म बूंदें महसूस की। आप रो रहे हैं बाबूजी? नहीं, आप अगर इस तरह हिम्मत छोड़ेंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे कौन सहारा देगा? वह बाबूजी के पैरों के पास बैठ गई। आप क्या कहना चाह रहे थे? निसंकोच कहिए। जो कुछ भी आपके मन में है सब कह दो बाबूजी। हरिदास कड़वी हंसी हंसती है। संकोच, संकोच किससे बेटी? अगले जन्म में ना जाने कैसे कर्म किए थे जिनका प्रतिफल मेरे साथ साथ तुझे भी और पूरे घर को भोगना पड़ रहा है। लगता है छाती पर पहाड़ लिए ही जाना होगा। सुनकर लीना अस्थिर हो उठी। क्या हो गया आज बाबूजी को? हिम्मत ना हारने वाले बाबूजी आज कैसी थकी थकी बातें कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, तुरंत बोल पड़ी। कभी भी यह सब नहीं कहते, फिर आज क्यों बाबूजी? क्या बात है, मुझे बताइए ना। तुझसे ही तो कहूंगा बेटी, तेरे सिवा दूसरा कौन है? तू यह बंगला बेच डाल ली ना। बाबूजी, ठीक कह रहा हूँ बेटा, तू तो इस घर की मालकिन है, तुझसे क्या छिपाना। मैं तो अब शायद किसी काम के लायक नहीं रहा। जो कुछ जिंदगी भर की बचत थी वह लक्ष्मी तथा सुरेखा की बीमारी चाट गई। बाकी बचा कुछ खुद मुझ पर ही स्वाह हो गया। तो खुद ही सोचना, बिना किसी आमदनी के हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। 2 दिन से मैं भीतर ही भीतर सोच सोच कर घुल रहा हूँ, पर तुझसे कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। एक पिता होकर कहते कहते वे पुनः रुक गए, जैसे गले में कुछ फंस गया हो। फिर धीरे से बोले, 2 दिन हो गए नोटिस आए हुए, बंगले के लोन का इंस्टॉलमेंट भी भर नहीं पाया। ओह, लीना ने सिर पकड़ लिया। इसलिए कहता हूँ बंगला बेच दे, अभी इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी, हम लोग कहीं छोटा सा घर ले लेंगे। लीना धीरे से उठ खड़ी हुई। ठीक है, सोचकर बताऊंगी। आगे हरिदास कुछ कहे इसके पूर्व ही वह झटके से अपने कमरे में चली गई। उस रात लीना सो नहीं सकी थी। वह रोती भी नहीं रही थी। अब यह सारी भावुकता उसे अनावश्यक लगती थी। त्याग, बलिदान, महान जैसे शब्द सुनने और सोचने में भी खोखले प्रतीत होते थे। अब तो जो कुछ भी करना है, सोचना है, अत्यंत व्यवहारिक बनकर। नहीं, बंगला तो वह बेचने नहीं देगी, नहीं तो इतने लोगों के साथ कहाँ छत ढूंढेगी। उस छोटे से घर का खर्च, निर्वाह का खर्च। एक निश्वास के साथ उसने खिड़की तथा खिड़की से दिख रहे उस आसमान के टुकड़े की ओर पीठ कर ली। वह जिएगी तथा उन सबको जिंदा रखेगी। लीना कॉलेज छोड़ देगी, बस कल से ही कॉलेज बंद। साइंस नहीं ले सकी तो क्या आर्ट्स भी नहीं पढ़ेगी? वह नौकरी करेगी। लीना ने कॉलेज छोड़ी और कुछ दिनों की भाग दौड़ के पश्चात उसे एक अच्छे ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। स्कूल के समय शौक के लिए सीखी गई टाइपिंग अनजाने ही उसके काम आई। वह खूब मेहनत करेगी तथा स्पीड फटाफट बढ़ाने की भी कोशिश करेगी। टक 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 के स्वर से वह एक रस हो उठेगी। नौकरी की बात पक्की होते ही लीना ने सबसे पहले यह सुखद समाचार हरिदास को सुनाया। हरिदास सुनकर बहुत टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखते रहे, फिर कुछ बोले बिना अपनी व्हीलचेयर को खुद ढकेलते हुए अपने कमरे की ओर चल दिए। उन आंखों की पीड़ा लीना महसूस कर रही थी। वह भी निशब्द खड़ी रह गई।
आजकल सुरेखा की तबीयत अच्छी रहती है। अब पढ़ाने के लिए मास्टर जी भी नहीं आते। सुधरी हुई तबीयत तथा जी भर आराम ने उसके भरे गालों में गुलाबीपन भर दिया था। उसका सौंदर्य अत्यंत लुनाईपूर्ण लगता था। वह अब कढ़ाई बुनाई की क्लास में जाती थी तथा घर में बैठकर सुंदर सुंदर डिजाइनें भी काढ़ा करती थी। डॉक्टर के बिल धीरे धीरे चुकता हो गए थे। लोन का इंस्टॉलमेंट समय पर भर दिया जाता था। सोफे पर नए कवर चढ़ गए थे। धीरे धीरे घर एक नए रंग नए ढंग से सज गया था। लीना नौकरी कर रही थी। उसने घर का बोझ अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया था। पर जिस वक्त वह सुंदर उजली धुली सुरेखा को टेबल लैंप के प्रकाश में कढ़ाई करते हुए देखती तो बस एकटक देखती ही रह जाती। सुरेखा के कमनिया होठ हंसकर कहते, दीदी यह डिजाइन कैसी है? अपनी डाइनिंग टेबल के रुमालों के लिए मैंने खास चुनी है। सुनकर लीना हल्के से मुस्कुरा देती तथा पुनः अपने हिसाब की डायरी में लिखने में मशगूल हो जाती। दीदी मैं सोने जा रही हूँ, सुरेखा के धीमे स्वर ने उसे सहसा चौंका दिया। वह अतीत की कोमे से अचानक उभर आई। आज शाम को रमीला के घर उसके जन्मदिन की पार्टी थी। उससे ऑफिस में ही उसका खास बहनापा था। बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे कि अचानक लीना को स्मरण हो आया कि आज तो अनुपम भी वहां आने वाला है। कितने दिनों से लीना इस दिन की अधीरता से मन में प्रतीक्षा कर रही थी। उसने विशेष कढ़ाई करके अपनी एक रेशमी साड़ी पर आज के लिए करवाई थी। शाम को वह तैयार होने लगी। इतने में ही सुरेखा आ गई तथा उसके साथ स्वयं भी चलने की जिद करने लगी। आवेश में आकर उसने सुरेखा को बुरी तरह डांट दिया। काफी अरसे बाद उस पर पुनः दौरे का अटैक हुआ था। सुरेखा जब अपने कमरे में चली गई तब लीना पलंग पर से उठकर ड्राइंग रूम में आई। थोड़ी देर पहले गुस्से से उतारकर फेंक दी गई साड़ी को उसने दोनों हाथों से उठा लिया। उसके होठ वितृष्णा से तिरछे हो गए। ओह सुरेखा! उसे महसूस हुआ सुरेखा उसकी जिंदगी के साथ जोंक की तरह चिपक गई है जो उसका सारा लहू चूस लेगी। उसने साड़ी को बेदिली से पुनः सोफे पर फेंक दिया और अपने कमरे में आ गई। नींद भी नहीं आ रही थी। खिड़की के सीखचों से लगी वह अंधेरे में ताकती रही। सांझ को सुरेखा की चीख सुनते ही फेंक दी गई पानी सींचने वाली झाड़ी मोगरे की क्यारी के समीप अस्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। वह अकेली है, नितांत अकेली। मोगरे की नन्ही नन्ही कलियों के गुच्छों को देखती रही। लगता था रात के अंधेरे में आसमान के चमकते सितारे धरती पर उतर आए हैं और इन मोगरे के पौधों पर गुच्छों में इकट्ठे हो गए। शायद अंधेरी रात से या इस भयानक सन्नाटे से वे कभी नहीं डरते। दूसरे दिन सुबह लीना बहुत देर से उठी। सूरज काफी चढ़ाया था। अपने कमरे में आकर उसने जल्दी जल्दी बाल संवारे। ऑफिस के लिए निकलने में अभी वक्त था, किंतु यहाँ से वह शीघ्र ही निकल जाना चाहती थी। किसी के साथ बोलने के मूड में वह नहीं थी। उसने अलमारी खोलकर बिना सोचे थप्पी में से एक आसमानी साड़ी खींची और जल्दी से साड़ी लपेट हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक होठों पर फेर ली। कढ़ाई करती हुई सुरेखा जब मीठी हंसी हंस पड़ती तो उसके होठ कुछ अधिक गुलाबी हो जाते। उसका चेहरा खिले हुए मोगरे की तरह भीनी भीनी सुगंध से महकता रहता। उसकी कढ़ाई नफासत से भरी नक्काशीदार होती थी। उफ! फिर से सुरेखा सुरेखा! उफ! विचारों में भी तो पीछा नहीं छोड़ती। क्या उसे अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए सुरेखा के होठों की परछाई? उसे लगा सुरेखा की धीमी सुस्त चाल की जगह वह कितनी स्फूर्ति भरी स्मार्ट चलती है। जो भी काम हो सूझबूझ से मिनटों में करती है। इसकी तारीफ अनुपम ने भी तो की थी। अचानक लीना को अनुपम का हंसमुख चेहरा याद आ गया। अनुपम उसके विषय में क्या सोचता होगा? दीदी! सहसा वह चौंक उठी। लिपस्टिक उसके हाथ से छूटकर गिरकर आईने के सामने गिर गई। उसमें सुरेखा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। बिना कुछ बोले उसने नीचे झुककर लिपस्टिक उठा ली। फिर कुछ स्वस्थ होने का प्रयत्न करती हुई सुरेखा की ओर अपना चेहरा घुमाया। उदास सुरेखा उसके पलंग की पार्टी पर बैठ गई। भीगे हुए सर में मुंह नीचा किए हुए बोली, कल रात अपने बर्ताव के लिए मैं बहुत दुखी हुई थी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। आपकी पार्टी में मुझे जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों मैं फिजूल की जिद करती हूँ? आपका सारा उत्साह मैंने ख़त्म कर दिया। और आपकी प्यारी सी साड़ी, छी छी छी! सोचती हूँ तो स्वयं पर घृणा हो आती है। जो होना था वह तो हो गया। कल तो कब का बीत गया। अब वह सांझ लौटकर तो आएगी नहीं। अफसोस करने से क्या हाथ लगेगा। कबाड़ से अपना पर्स निकाल हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक उसमें डाल। फिर वह एक झटके से कबाड़ बंद करके पीछे मुड़ी और तीर से कमरे से बाहर निकल गई। उसे बुरी तरह महसूस हुआ। यह घर, ये बातें, ये हवा, सब कुछ जहरीली गैस में परिवर्तित हो गया।
जो उसे ख़त्म कर देना चाहती है, उसका दम घोट देना चाहती है। जल्दी जल्दी भीड़ भरे रास्तों से गुजरती वह ऑफिस में दाखिल हुई तो लगा यह जगह बहुत बड़ी है, बहुत खुली हुई। यहाँ वह भरपूर सांसें ले सकती है। आज वह ऑफिस कुछ पहले ही आ गई थी। उड़ती उड़ती सी नज़र चारों ओर डालती हुई अपनी कुर्सी पर जब बैठी तब उसकी बेचैनी काफ़ी कम हो चुकी थी। रमीला उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठती थी किंतु अभी तक नहीं आई थी। कल का बचा कुचा काम कर उसने फुर्ती से निपटाया। काम करते हुए कई बार उसकी दृष्टि घड़ी के कांटों पर गई। बस कुछ समय बाद ही लंच टाइम हो जाएगा। वह ऑफिस की कैंटीन में जाएगी, नाश्ता करेगी, चाय पिएगी। वहाँ अनुपम भी तो मिलेगा। लीना को देखकर अनुपम कहेगा, आओ आओ लीना, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? वह कुछ उत्तर दिए बिना धीरे से मुस्कुरा देगी। कॉफ़ी पियोगी मेरे साथ? फिर अनुपम खूब बातें करेगा और वह कॉफ़ी का प्याला उंगलियों में थामे उसकी रसपूर्ण बातों में उलझ जाएगी। लीना ने फिर से घड़ी देखी। अरे लंच टाइम हो गया। वह झट से अपने रूम से बाहर आ गई और कैंटीन जाने के लिए लिफ्ट में दाखिल हो गई। अनुपम क्या कहेगा? कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? ओ, मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की, ऐसा ही तो कुछ वह कहेगा। लीना का मन सोचकर ही धड़क उठा। खटाक की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला। दूसरे के निकलने से पूरी हुई वह बाहर आ गई। कैंटीन में दाखिल होकर उसने खोजपूर्ण दृष्टि पूरे हॉल पर डाली। अभी तक अनुपम आया नहीं था। उसने एक कॉर्नर की टेबल पसंद की, बैठ गई। अनुपम को उसने उस दिन पहली बार देखा था। इसी कैंटीन में वह खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठा था। चाय का कप सामने पड़ा था और वह कोई किताब पढ़ने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे चाय का भी ध्यान नहीं था। देखकर उसे हंसी आ गई। सचमुच में गुन्नू है। उसके बाद 2 दिन तक वह कैंटीन में दिखाई नहीं पड़ा और वह भी उसे भूल गई। तीसरे दिन वह रमीला के साथ कैंटीन थोड़ा लेट पहुंची थी। दोनों बातें करती हुई उसी कॉर्नर टेबल पर बैठ गई। तुरंत उसकी नज़र सामने पड़ी। वही युवक धीरे धीरे नाश्ता करता हुआ किताब भी पढ़ता जा रहा था। उसने हंसकर रमीला से कहा, अरे जरा सामने तो देख किताबी कीड़ा। पहले दिन भी मैंने इसे ऐसे ही देखा था। रमीला ने उसके पेट में चिकोटी काटी, फिर हमेशा की तरह आंखें मटकाती हुई शरारत से बोली, क्यों, क्या बात है? तुझे एकाएक इसकी फिक्र कैसे होने लगी? छी, लीना ने सुनकर सिर झटका, परंतु अचानक पूरे शरीर में उसके एक सुरसुरी सी महसूस हुई। हमेशा हर वक्त उसके दिमाग में सुरेखा ही सुरेखा घूमती रहती थी। अपने विषय में इस ढंग से उसने कभी सोचा ही नहीं था, ना महसूस ही किया था। अनजाने ही रमीला की चुटकी ने उसे खुद के विषय में एक अजीब ढंग से सोचने पर विवश कर दिया था। वह ढंग जो अत्यंत स्वप्निल था। वह अकारण ही शर्मा गई। बातों का रुख बदलने के लिए उसने पास से गुजरते हुए बैरे को रोककर नाश्ते का ऑर्डर दे डाला। उस दिन के बाद अपने भीतर जगा दिए गए उस ख्याल के सम्मोहन से वह हर वक्त घिरी रहती। ऑफिस में वह स्वयं को पूरी तरह काम में डुबो देती, किंतु जैसे ही लंच टाइम करीब आता वह झट से फाइलें समेटकर एक और उठकर खड़ी होती। अब वह कैंटीन में दाखिल होने से पूर्व क्लॉक रूम में जाकर एक निगाह खुद के चेहरे पर डालना न भूलती। कैंटीन में घुसते ही उसकी दृष्टि सारी टेबलों पर घूम जाती। अनुपम अगर ना दिखाई पड़ता तो स्वयं से कह उठती, मुझे उससे क्या, किंतु फिर किसी टेबल पर जाकर बैठते ही एक अनमनापन स्वयं उसके चेहरे को दबोच लेता। कुछ समय बाद जब वह चाय की चुस्कियां ले रही होती और अचानक अनुपम कैंटीन में दाखिल हो रहा होता तो बिना फूके चाय का घूंट लेने से उसके होठ जल जाते। ऊंचा कद, गोरा कसरती बदन, बेफिक्री से उड़ते हुए बाल, सब कुछ अत्यंत आकर्षक। और लीना का सहेज कर स्थिर किया गया मन फिर अनजानी दिशाओं में प्रवाहित होने लगता। आजकल रमीला 1 महीने की छुट्टी पर थी। वह हिल स्टेशन गई हुई थी। कभी कभी उसका पास न होना लीना को खल जाता। रमीला के जाने के 2-3 दिन बाद की घटना है। उसे कैंटीन में वह अकेली बैठी थी। मैं अगर यहाँ बैठ जाऊं तो आपको कोई एतराज तो ना होगा? लीना ने ऊपर देखा। टेबल पर जरा झुककर अनुपम उससे पूछ रहा था। वह सिर्फ उसे ताकती ही रह गई, कुछ जवाब न दे सकी। सचमुच क्या अनुपम उससे पूछ रहा था? आपका जवाब न देने का मतलब है जनाब को कोई ऐतराज नहीं, यही माने लूं? कहकर वह कुर्सी खिसकाकर उसके सामने ही बैठ गया। फिर एक उन्मुक्त ठहाका छोड़ा उसने। लीना भी हंस पड़ी। लगा अचानक उसके व्यक्तित्व का अकेलापन चूर चूर हो गया है। अनुपम की खुली हुई हंसी के साथ उसे अपनी हंसी भी बहुत प्यारी लगी थी।
आसपास बिखरी हुई गहमा गहमी, अब उसे जीवन जीता हुआ एक सैलाब महसूस हो रहा था। आपको लग रहा होगा मैं भी कितना अजीब हूं ना, है ना? पर क्या करूं, लेट हो जाने से सारी टेबल हाउसफुल हो जाती हैं। हालांकि आपको इस तरह बैठा देख मैं समझ गया कि आप मूड में नहीं है। ठीक ही अनुमान था आपका। मेरे सिर में काफी दर्द था। दर्द था, अब नहीं है? वह पुनः हंस पड़ा। उसका जवाब सुन वह भी हंस पड़ी। लीना का मन इन बातों से गुदगुदा उठा। मैंने 2 कप चाय ऑर्डर दे दी है, फर्स्ट क्लास चाय। 1 कप आपके लिए। जी, मेरे लिए कष्ट? हाँ, तो आपके पास बैठने का भाड़ा तो देना ही होगा ना। और फिर दोनों हंस पड़े। अनुपम के साथ था लीना का यह प्रथम परिचय। फिर तो कई बार वह लीना को चाय का आमंत्रण देता, या कभी लीना नाश्ता कर रही होती तो वह भी उसके साथ बैठकर खाने लगता। अनुपम तरह तरह की बातें सुनाता, हंसाता और अचानक आता, अचानक वैसे ही चला जाता। उस दोपहर अनुपम ने बहुत सारी बातें की थी। चित्रों की नई प्रदर्शनी के विषय में, नई नई पढ़ी गई किताबों के बारे में, राजनीति की चर्चा, और लीना मंत्रमुग्ध सुनती रही। एक सुखद अनुभूति, मधुर पुलकन से उसका रोम रोम खिल उठा। लंच का समय जैसे मिनट भर का हो गया, ऐसा लीना को लगा। इसके बाद दोनों ऑफिस आ गई। बैठते ही उसने टाइपराइटर संभाला। उसकी उंगलियां अक्षरों पर हवा की रफ्तार से दौड़ने लगी। कितनी फुर्ती महसूस कर रही थी वो, कितना हल्कापन। किंतु क्या अनुपम उससे शादी करेगा? यह विचार आते ही उसकी उंगलियां टाइपराइटर पर जम सी गई। नहीं, अनुपम जरूर उसे चाहता होगा, मात्र समय, उसे थोड़ा समय मिल जाए। तभी रमीला आकर उसकी टेबल के सामने खड़ी हो गई। अरे क्यों री लीना, अच्छा दगा दिया तूने, कल रात पार्टी में क्यों नहीं आई? लीना के विचारों का तांता एकाएक टूट गया। रमीला सामने खड़ी उससे पूछ रही थी। वह अमीर थी, मात्र शौक के लिए नौकरी करती थी। शायद किसी अच्छे युवक की तलाश में वह अपना समय इस तरह व्यतीत कर रही थी। लीना धीरे से हंस पड़ी। अच्छा, लड़का और शादी, उसे अनुपम याद आ गया। रमीला भले पैसे वाली हो, किंतु वह सचमुच भाग्यशाली है। तो इस तरह झूठ मूठ हंसकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी? पर्स उंगलियों में घुमाती हुई रमीला ने तनिक रोष भरे स्वर में कहा। किंतु लीना खुश थी। हंसते हुए बोली, भाई तुम्हारी तरह हमारा गुजारा कहाँ? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने जैसा है क्या है? कल रात बाबूजी के पेट में काफी दर्द होने लगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और तू जिस वक्त पार्टी से थक थका कर बिस्तर पर पड़ी होगी, उस वक्त शायद मैं भी बिस्तर पर लेटी होंगी। सुरेखा का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के आगे उभर आया। उसे किसी तरह हटाकर लीना हंसकर झूठ बोल गई। लीना के पास इस वक्त काम नहीं था। साहब दोपहर की मीटिंग के बाद ही कागज भेजेंगे, सो उसे टाइपराइटर टाइप कर तैयार करने होंगे। तब तक वह भी फ्री है। उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा तड़ाक से फोड़ दी, मानो शरीर की टूटन निकाल रही। फिर फोन से 2 कप कॉफी का ऑर्डर दे डाला। रमीला धीरे से बोली, लीना तू सचमुच भाग्यशाली है। लीना को सचमुच अचरज हुआ। आज तक उसने अपने विषय में कभी ऐसा नहीं सोचा। कॉफी आ गई। कॉफी का एक छोटा सा गर्म सिप लेकर रमीला पुनः बोली, तू भाग्यशाली है, तेरी जिंदगी में कुछ करने के लिए तो है, आगे बढ़ने का संघर्ष है, लड़ाई लड़कर कुछ पा सकने का गौरव तो है। सच कहूं तो मुझे तेरा जीवन अर्थपूर्ण प्रतीत होता है, सुखी लगता है।